अस्पृश्यता, ये छुआछूत, ये जाति भेद आजादी के 50-55 साल के बाद संविधान में कानून बनाने के बावजूद भी स्थूल रूप में है और सूक्ष्म रूप में और बिल्कुल सरासर अन्याय के रूप में आज भी चालू। किसी को कोई समझ नहीं आती। खाजा नायक ने महाराष्ट्र में लड़ा है और बिहार में बिरसा मुंडा ने लड़ा है, गुजरात में, राजस्थान में राणा कुंदा और हल्दीबेन के लिए लड़ी है। बहुत ऐसा नाम है हमारे पास में। अरे तुमने क्या लिखा हमारा इतिहास में? हम गुलाम हो गए, स्वातंत्र की लड़ाई चल रही है। तिलक कहता है आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी अंग्रेजों चले जा, सुभाष चंद्र बोस जापान में जाता है। फिर आदिवासी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? वो भी लड़ रहे थे। इतिहास भी उन्होंने लिखा। तो इस तरह का जो 5000 साल का ट्रेडिशन बन गया है, वहां ब्लेम हम कहां से शुरू करें? दशहरा में रावण वध हो रहा है, महिषासुर वध हो रहा है, हम राम के पक्ष में अपने को खड़ा देखते हैं। हमारा पूर्वज उधर महिषासुर उस पर कुठार चल रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं। हम जब कहते कि जोड़ा मेरा जूता मुझे चुभता है, तो उसके दर्द को मैं पहचानता हूं, कहीं पर चुभता है मैं जानता हूं। सोमा जी ने जो बात बताई, वो दूसरा मुझे देखकर कि मैं लंगड़ाता हूं मानेगा कि वो जन्मगत कोई नुक्स है मेरा? उसे कैसे मालूम होगा? पूरे साहित्य में इस प्रकार हुआ है। जो शिकार है उत्पीड़न का, जो शोषित होता है, उसको अभिव्यक्ति की ताकत नहीं है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति की ताकत को बढ़ाने के लिए उसे एक मंच भी जरूरी होता है। रमणिका जी ने इतना सारा काम किया है। उनका जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं दलित साहित्य को, उन्होंने युद्धरत आम आदमी का जो विशेषांक निकाले, कविता का, कहानी का और विचार का, 3 विशेषांक, उसने एक दलित साहित्य का जो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न राज्यों में, क्षेत्रों में जो लिखा जा रहा है, उनके बीच ब्रिज बनाने का काम किया और हम लोगों को एक दूसरी भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को समझने का और एक दूसरे के पास आने का बहुत अच्छा मौका मिला। भारत में हजारों सालों से चली आ रही मनुवादी श्रेष्ठता आधारित भेदभावपूर्ण विकृत संस्कृति में सभी अवर्ण शूद्र जातियों में पढ़ना लिखना वर्जित था और पंचम जातियों का तो पढ़ने का प्रयास भी दंडनीय था। राम युग में शंभूक ने इन मर्जनाओं को तोड़ा तो आधुनिक काल में फुले व अंबेडकर ने शंभूक के संघर्ष को फिर से जिंदा किया। गौतम बुद्ध के अपः दीपो भव से प्रेरणा लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने नारा दिया, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। समानता, आजादी और भाईचारा के लिए अपनी अस्मिता और आत्मसम्मान को जागृत करो ताकि दूसरों का तुम्हारे प्रति और तुम्हारा अपने प्रति नजरिया बदले। शेर बनो, दया नहीं अधिकार मांगो। महाराष्ट्र जग गया। दलितों के कलम और बंद मुट्ठियों का संकल्प सदियों की गुलामी को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो चेतना व संघर्ष की नई राह चुनी, उसे हिंदी क्षेत्र में आने में काफी समय लगा। मजबूत सामंती जकड़न के बीच दलितों और स्त्रियों की छटपटाहट कभी कभार दिख रही थी, मगर संघर्ष का सोता फूट नहीं रहा था। दूसरी तरफ
सदियों से सभ्यता से बहिष्कृत कर तथाकथित मूल धारा द्वारा जंगलों में बराबर खदेड़े जाने के बावजूद भी आदिवासी समाज अपनी जंगल, जमीन और अपनी अस्मिता को बरकरार रखे हुए था। पर उपनिवेशवादी हमलों, बाहरी आबादी की घुसपैठ के कारण उनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। वह विस्थापन, पलायन और अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा था। इसलिए समूह, समाज या क्षेत्र की पहचान एक अहम मुद्दा बन चुकी थी। बाकी भारत में लड़ाइयां मजदूरों की चल रही थी, सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी थी, सांप्रदायिक समस्याएं भी जन्म ले चुकी थी। तो उस समय भारत कई तरह से आंदोलित था। अलग क्षेत्रीयतावाद कहते हैं, क्षेत्र बनाने का आंदोलन, अलग राज्य बनाने का आंदोलन, अलग भाषा की मान्यता का आंदोलन, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन, और या फिर मजदूर किसान पर, और इधर हम लोग का आंदोलन लोकल के सवाल पर, ये कोलफील्ड लेबर यूनियन, इसके माध्यम से हम लोग लोकल का आंदोलन, लोकल लोगों को नौकरी दो, जिसे बाद में लोगों ने डोमिसाइल आंदोलन में बदला, ये चीज हम ही ने शुरू की। लड़ाई जब आगे बढ़ी तो इसके सांस्कृतिक पक्ष को सहेजने के लिए एक क्रियाशील मंच की जरूरत पड़ी। तब पहले से ही बिहार, झारखंड में श्रमिक संगठन और राजनीतिक मंच के माध्यम से दलितों, आदिवासियों, विस्थापितों, मजदूरों एवं स्त्रियों के अधिकारों के लिए युद्धरत कामरेड रमणिका गुप्ता, जो मांडू से विधायक रह चुकी थी, सामने आई। और जब मैं इनसे जुड़ी, मजदूरों से जुड़ी, किसान आंदोलन से जुड़ी, आदिवासियों के आंदोलन से, विस्थापितों के आंदोलन से जुड़ी, तो उनके मुद्दे हम लोग उठाया करते थे और उनके लिए पर्चे भिन्न भिन्न छापा करते थे। बहुत सी समस्याएं आती थी और उनके बारे में मैं कविता भी लिखती थी और भी कोई लोग कविता करते थे। तो हमने शुरू में तो कविता गोष्ठियां अपने घर करानी शुरू की, या सृजन का काम, साहित्य सृजन का, ताकि उनके विषय को लोग उठाएं। एक तरह के लोग जुटते थे। लेकिन उससे भी जब देखा काम नहीं चला और मजदूरों की सारी चीजों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे खाली पर्चे के माध्यम से, तो हमने सोचा कि मजदूर, किसान, औरत और जिन भी चीजों पर हम सृजनरत हैं, सोचा कि पत्रिका निकाली जाए। और वो पत्रिका भी इसे नाम भी रखा चुन के, आम आदमी। चूंकि हमें आम आदमी नाम से मिला नहीं तो हमें युद्धरत उसमें जोड़ना हुआ, तो युद्धरत जोड़ा। चूंकि उस समय आंदोलन ही आंदोलन था चारों तरफ। 1985 में हम लोगों ने पत्रिका का पहला इश्यू निकाला, 85-86 के बीच।